हेलो बच्चों। तो हाजिर है अपना अगला टॉपिक परासरण दाब। देखिए हमारा जो चैप्टर चल रहा है 12th क्लास का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर विलयन। ठीक है, विलयन में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। एक तो विलयन क्या होते हैं, विलयन के प्रकार क्या होते हैं, ये सब कुछ पढ़ा। ठीक है, उसके बाद विलयन की सांद्रता जो है, सांद्रता क्या होती है और सांद्रता को किन किन इकाइयों में मापा जा सकता है। ठीक है, उसका एक अलग वीडियो डाला गया था। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था विलेयता। विलेयता का जो टॉपिक है उसमें हमने पढ़ा था कि ठोसों की द्रवों में विलेयता और गैसों की द्रवों में विलेयता। ठीक है, तो गैसों की द्रवों में विलेयता के अंदर हमने पढ़ा था एक हेनरी का नियम। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम कहाँ पढ़ा था? द्रव द्रव विलयनों के वाष्प दाब के अंदर। ठीक है, द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब देखा था, यानी कि विलेय भी द्रव और विलायक भी द्रव। ठीक है, अगर मान लीजिए वाष्पशील द्रव है और वाष्पशील विलेय है तो उसके लिए राउल्ट ने अलग नियम दिया था, और अवाष्पशील द्रव है अवाष्पशील विलेय है तो उसके लिए राउल्ट ने अलग नियम दिया था। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़े थे अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म में हम 4 अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ते हैं, जिनमें से पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा है हिमांक में अवनमन और चौथा है परासरण दाब। ठीक है, तो आज हमारा चौथा और आखिरी अणुसंख्यक गुणधर्म होने वाला है परासरण दाब। तो चलिए चलते अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो परासरण दाब को समझने के लिए हमें पहले एक दो शब्द समझने होंगे, एक दो टर्मिनोलॉजी समझनी होगी। जैसे कि हम पढ़ते हैं विसरण। सबसे पहला हम पढ़ते हैं विसरण। विसरण क्या है? विसरण क्या है? मान लीजिए हमने एक पात्र में जल लेकर, ये जल भरा हुआ है, इस जल में कोई भी एक कलर सब्सटेंस डाल दिया, कोई भी कलर डाल दिया। ये एक छोटा सा कलर के ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनको उठा के इसमें डाल दिया पानी के अंदर। ये यहाँ पे फैलने में आ गए। ठीक है, क्या होगा? कुछ देर बाद क्या होगा कि जो ये कलर के पदार्थ, ये कलर के जो कण हैं, ये रंगीन पदार्थ है, इसके कण जो हैं वो पूरे जल के अंदर समान रूप से फैल जाएंगे। समान रूप से फैल जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? देखते हैं कि हम कहते हैं कि इस पदार्थ में इस जल के अंदर 2 प्रकार की सांद्रताओं की बात करते हैं। इस रंगीन पदार्थ की सांद्रता हमने यहां देखी, यहां सांद्रता कैसी है? अधिक है, और यहां सांद्रता कम है, सांद्रता कम। ठीक है, यहां उस रंगीन पदार्थ की सांद्रता अधिक है और यहां इस रंगीन पदार्थ की सांद्रता कम है। तो रंगीन पदार्थ कहां से कहां गया? अधिक सांद्रता से और कम सांद्रता की ओर गया। क्लियर हो? कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन HC और लो कंसंट्रेशन को बोल रहा हूं मैं LC। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर गमन करता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर गमन करता है, वही प्रोसेस क्या कहलाती है? विसरण, यानी डिफ्यूजन। क्या कहलाती है? डिफ्यूजन। क्लियर हो गई बात? तो इसकी परिभाषा क्या होगी? वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से और कम सांद्रता की ओर गमन करता है, क्या कहलाता है? विसरण कहलाती है। ठीक है, अब उसमें एक चीज देखिए कि एक विशेष प्रक्रिया क्या है कि इसमें विलेय के कण गमन करते हैं। क्या गमन कर रहे हैं? विलेय के कण। एक सेकंड एक एग्जांपल और देता हूं कि जैसे हमने एक कॉर्नर में अगरबत्ती जलाई किसी कमरे में,
कुछ देर बाद उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। क्यों फैल गई? क्योंकि वहां जहां अगरबत्ती जलाई गई थी वहां उसकी जो वाष्प निकली, उसकी जो गैस निकली, वो गैसीय पदार्थों की सांद्रता उस कॉर्नर में ज्यादा थी, पर पूरे कमरे के अंदर जो है खुशबू नहीं थी, यानी कि सांद्रता कम थी। तो वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अपने आप गमन करेंगे। ये एक स्वतः प्रक्रम है जो अपने आप होता है। ठीक है, तो क्लियर? विसरण क्या होता है? अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर किसी भी पदार्थ का गमन। और यहाँ कौन गमन करता है? विलेय पदार्थ। बार बार बोल रहा हूं, कौन गमन करता है? विलेय पदार्थ। चलो, उसके बाद हम देखते हैं परासरण क्या है। नोट कर लेंगे इसकी परिभाषा को। विसरण क्या है? नोट कर लिया? चलो, उसके बाद देखते हैं परासरण। ऑस्मोसिस। तो विसरण में हमने क्या देखा था कि विलेय के कण गमन कर रहे हैं, और परासरण में इसका जस्ट अपोजिट कौन गमन करते हैं? विलायक के कण गमन करते हैं। विलायक के कण कहां से कहां गमन करेंगे, किससे किस ओर गमन करेंगे, इसको देखना है। ठीक है, देखिए इसको एक डायग्राम से समझते हैं। एक पात्र लेंगे, इस तरह से एक पात्र लिया, इस पात्र में पार्टीशन कर दिया, इसके दो हिस्से कर दिए अपन ने इस पात्र के, इस तरीके से। अब पार्टीशन जिस पदार्थ से, जिस परत से हमने किया है, वो परत क्या है? वो है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसे SPM के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली। एक पात्र लेकर उसमें बीचों बीच एक परत लगा दी, उस परत को क्या कह रहे हैं अपन? अर्धपारगम्य झिल्ली। ये परत क्या है? एक विशेष प्रकार की परत है जो छिद्र युक्त होती है। ठीक है, इस तरह की छिद्र युक्त होती है जिसमें से कुछ विशेष कण, यानी केवल विलायक के कण ही एक ओर से दूसरी ओर जा पाते हैं। ठीक है, विलेय के कण नहीं जा पाते। इसको कहते हैं अर्धपारगम्य। पारगम्य मतलब अपने आर पार जाने की क्षमता रखने वाली, अर्ध मतलब आधा, आधे से मतलब है विलयन में से आधे भाग, यानी विलायक के कणों को ही केवल ये जाने देते हैं, विलेय के कणों को नहीं। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या किया? इसमें एक साइड हमने भर दिया जल, यानी कि विलायक। क्या भर दिया? विलायक। चलो, और दूसरी साइड जो है उसमें हमने भर दिया इसमें दूसरी साइड हमने भर दिया विलियन। चलो जी, क्या भर दिया? इधर तो सॉल्वेंट और इधर भर दिया हमने सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अब देखिए इसमें कि यहां क्या है, हम क्या कह सकते हैं? विलियन के अंदर सांद्रता अधिक है और इधर सांद्रता यानी कंसंट्रेशन कम है, यानी इसको हम बोल सकते हैं HC हाई कंसंट्रेशन, इसको हम बोल सकते हैं लो कंसंट्रेशन। क्लियर हो गई यहां तक बात? ठीक है,
तो इस तरह का एक सेटअप लगाया हमने कि एक पात्र में पार्टीशन किया, किसके द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। एक साइड भर दिया विलयन और एक साइड भर दिया विलायक। विलयन की सांद्रता ज्यादा है विलायक की तुलना में, इसलिए इसको कहते हैं सांद्रता अधिक है, HC हाई कंसंट्रेशन, तो इसको बोल दिया हमने लो कंसंट्रेशन। क्लियर हो गया, ये सेटअप क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ देर बाद, इसको ऐसे कैसे छोड़ दिया, हम क्या देखते हैं, देखिए इसको ही मैं एज यहां पे बना रहा हूं दोबारा। हम क्या देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि यहां ये जो लेवल है विलयन का, ये बढ़ गया और जो विलायक का लेवल है वो घट गया। विलायक का लेवल घट गया, विलायक, और ये क्या है, विलयन। अब ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, एक ऐसा हमने सिस्टम बनाया, इस तरह से एक पात्र लिया, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक और विलयन जो है उनको पृथक करके रख दिया। कुछ देर बाद हम क्या देखते हैं कि विलायक का लेवल घट गया, विलयन वाला लेवल बढ़ गया। लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है कि वहां विलायक की साइड से कुछ पदार्थ विलयन की साइड गए हैं, विलायक की साइड से कोई पदार्थ विलयन की साइड गया है। अब एक बात बताइए, हम बोल रहे हैं कोई पदार्थ, अब वो कोई पदार्थ उनको खूब दिख रहा है कि केवल हमने क्या भर रखा है वहां पे, विलायक। और जब विलायक भरा हुआ है तो सीधी सी बात है विलायक के कण ही गए होंगे उससे। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? चलो उसके बाद देखते हैं अपन परिभाषा इसकी क्या है। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, परासरण। क्या कहलाती है, परासरण। चलो हम देखते हैं यहाँ पे कि इधर से इधर ये जो विलायक के कण हैं किस ओर गमन कर रहे हैं, इस ओर गमन कर रहे हैं। विलायक के कण किस ओर गमन कर रहे हैं, विलायक से विलयन की ओर, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर गमन कर रहे हैं। यहां तक क्लियर हुआ? परिभाषा कैसे लिखेंगे अब इसकी, कि विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर अब विलयन की कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करना क्या कहलाता है, परासरण, ऑस्मोसिस कहलाता है। विलायक के कण सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी विलयन की कम सांद्रता से विलयन की अधिक सांद्रता की ओर एसपीएम अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गुजरते हैं, ट्रांसफर होते हैं, क्या कहलाता है, परासरण। ठीक है, तीन बातें बोली है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। ठीक है, दूसरी बात क्या है, विलायक के कण जाते हैं, और तीसरी बात क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जाते हैं। तीन बातों को तुम जैसे तुम तोड़ मरोड़ कर लिखना चाहो वो लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गई बात? परिभाषा नोट कर लेंगे। ठीक है, क्या नोट करेंगे, वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं, परासरण कहलाता है। क्लियर? चलो ये डायग्राम भी बना लेंगे इस तरीके से, समझ में आ गया? अब कुछ और एग्जांपल भी देख सकते हो इसके, जैसे एक पात्र में जल लिया और उसमें क्या कर दिया हमने, किशमिश। ठीक है, उस देर बाद क्या देखते हैं, किशमिश जो है वो फूलकर गोल हो जाती है। किशमिश जो है फूलकर गोल हो जाती है, यानी फूली हुई किशमिश। गोल क्यों हो गई? क्योंकि जल इसके अंदर एंटर कर गया, जल इसके अंदर प्रवेश कर गया। क्यों प्रवेश कर गया? अरे भाई परासरण हुआ। परासरण हुआ कैसे हुआ? क्योंकि हमको पता है किशमिश के अंदर कोई ना कोई गाढ़ा विलयन भरा हुआ है, सांद्रता जिसकी अधिक है, बाहर जल है यानी सांद्रता कम है, और किशमिश की जो कोशिका झिल्ली होती है वो कोशिका झिल्ली क्या काम कर रही है यहाँ पे, अर्धपारगम्य झिल्ली का।
ठीक है, तो जल कहां से कहां चला गया, बाहर से अंदर की ओर चला गया। समझ में आ गई बात? चलो उसके बाद आगे चलते हैं परासरण दाब की ओर। चलिए अब इस डायग्राम को हम दोबारा बना के देखते हैं परासरण दाब समझने के लिए। देखिए इसमें हमको पता है कि विलायक के कण जो हैं, ये विलायक के कण हैं इस साइड में और इस साइड में है विलयन। हमने अभी देखा था कि विलायक के कण जो हैं इस साइड में गमन कर रहे हैं, ठीक है। विलायक के कण जो है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन कर रहे हैं, ठीक है। अब हमको ये प्रोसेस देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि जैसे विलायक की सतह पर कोई ऐसा दाब लगाया जा रहा है, कोई ऑटोमेटिक वायुमंडल द्वारा एक ऐसा दाब लग रहा है जिससे ये विलायक के कण विलयन की ओर जा रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा कोई काम किया जाए कि ये विलायक के कणों की जो गति है, ये विलायक के कणों का जो गमन है, ये केवल रुक जाए, केवल रुक जाए। तो इसके लिए हम दो काम कर सकते हैं। क्या कि इस साइड में जो कोई ऐसा दाब जो लग रहा है वायुमंडल का, या तो उस दाब को यहाँ से हटा दिया जाए। वह दाब जो विलायक के कणों के गमन को इधर जाने के लिए प्रेरित कर रहा है, उस दाब को यहाँ से हटा दें, यानी इसको इससे इस तरह से खींचें, या फिर विलयन की सतह पर कोई दाब इस तरह से यहाँ पर लगा दें। तो देखिए इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक पिस्टन लगा रहे हैं। ये क्या है, पिस्टन। पिस्टन ये है हमारी आधपारगम्य झिल्ली, ठीक है। इस पिस्टन द्वारा कोई भी एक दाब लगाया जा रहा है P। क्या दाब लगाया जा रहा है, P। इस दाब को हम इस तरह से बढ़ाते जाएं कि ये विलायक के कण जो इधर से इधर ट्रांसफर हो रहे हैं, ये ट्रांसफर रुक जाए। वो दाब कहलाता है परासरण दाब। वो दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब। और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किसके बराबर, किसके द्वारा, पाई। पाई के द्वारा। यानी जो परासरण दाब है इसको हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, पाई के द्वारा, ठीक है। परासरण दाब किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, पाई के द्वारा। दाब है, दाब को हम प्रेशर बोलते हैं। अब उस P को थोड़ा अलग दर्शाने के लिए इसको पाई द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो कुल मिला के वह दाब, विलयन की सतह पर लगाया गया वह दाब जिससे विलायक के कणों का गमन कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर रुक जाए, विलायक के कणों का गमन रुक जाए। या फिर सीधे सीधे ऐसा बोल दो कि अधिक सांद्रता वाले विलयन पर लगाया गया वह दाब जिससे परासरण की क्रिया रुक जाए, वह दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब, ठीक है।
वह दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब। क्लियर हो गई बात? तो वह द्रव स्थैतिक दाब जिसे विलयन की सतह पर आरोपित करने पर परासरण की क्रिया रुक जाए या विलायक के कणों का गमन अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर रुक जाए तो वो क्या कहलाता है? परासरण दाब, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं अपन? पाई से। क्लियर हो गई बात? परासरण दाब समझ में आ गया? परासरण क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब है। यह नहीं है कि हम उसको वापस कर दें कणों को या धीरे धीरे हो जाए, ऐसा कुछ नहीं, केवल रुकना चाहिए, वो दाब कहलाता है परासरण दाब। और परासरण दाब किसके लिए दिया जाता है? किसी भी विलयन के लिए दिया जाता है, किसी भी विलयन के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए परासरण दाब लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, परासरण की क्रिया क्यों हुई। अगर मान लीजिए अर्धपारगम्य झिल्ली जो हमने लगा रखी है, इसके दोनों साइड समान सांद्रता का विलयन भर दें, यानी कि दोनों साइड जल भर दिया जैसे, तो क्या परासरण की क्रिया होगी? बिल्कुल नहीं होगी। दोनों साइड समान सांद्रता का कोई भी नमक का जलीय विलयन या किसी भी विलेय युक्त विलयन भर दिया जाए, सांद्रता समान है, तो भी परासरण की क्रिया नहीं होगी। परासरण कब हुआ? जब एक साइड जो विलायक भरा हुआ है, दूसरी साइड भी विलायक भरा हुआ है, विलायक में हमने थोड़ा सा विलेय मिलाया, यानी विलयन बन गया, सांद्रता अधिक हो गई अब इसकी, अब इस साइड जो है कण जाने लग जाएंगे विलायक के। परासरण क्रिया क्यों हुई? क्योंकि एक साइड सांद्रता बढ़ गई। बढ़ी कब? जब विलेय मिलाया, यानी कि ले देके परासरण के लिए उत्तरदायी कौन हुआ? विलेय पदार्थ। कौन हुआ? विलेय पदार्थ। तो जब विलेय की मात्रा हमने मिलाई, परासरण हुआ, विलेय थोड़ा और मिलाया, परासरण ज़्यादा होगा, और इसको रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, वो दाब भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। विलय जितना ज़्यादा होगा, यानी कि विलयन की सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी, परासरण दाब भी हमको उतना ही ज़्यादा लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? तो इसको देखने के लिए कि परासरण दाब किस किस पर निर्भर करता है, किन किन कारकों पर निर्भर करता है, परासरण दाब के कुछ नियम दिए जाते हैं, वो नियम देखने अपन को। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? परासरण दाब के नियम। ठीक है, देखिए पहला नियम है वांट हाफ बॉयल नियम। वांट हाफ अलग है और बॉयल अलग है, अलग अलग साइंटिस्ट के नियमों को मिक्स करके जब ये बनाया गया है। तो देखिए परासरण दाब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था किस पे डिपेंड कर रहा है? विलयन की सांद्रता पर। विलयन की सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी, परासरण दाब उतना ही ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इस साइड में जो विलयन भरा हुआ है, इस साइड सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा हमको दाब लगाना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी। सी क्या है? सांद्रता, कंसंट्रेशन। सी क्या है? कंसंट्रेशन। सी क्या है? मोलर सांद्रता। जिसको हम बोल सकते हैं मोलरता, यानी कि एम द्वारा भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं पाई इज प्रोपोर्शनल टू एम। ठीक है, सी क्या है? सांद्रता। सांद्रता की तो हमने कई इकाइयां पढ़ी है, तो कौन सी वाली इकाई है यहाँ पे, कौन सी वाली यूनिट काम में ले रहे हैं? मोलरता। ठीक है, चलो सेकंड देखते हैं हम। वांट हाफ दाब ताप नियम। देखिए अब की बार क्या कर रहे हैं हम, इसकी सांद्रता को नहीं बढ़ा रहे और न ही घटा रहे, तो निश्चित सांद्रता लेनी, यानी निश्चित तनुता का कोई विलयन है। ठीक है, निश्चित सांद्रता या निश्चित तनुता का कोई भी विलयन है। अब उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो तुम खूब जानते हो इस बात को कि अणु दूर होंगे और वाष्प बढ़ेगी, वाष्प दाब बढ़ेगा। विलयन का जो वाष्प दाब जब बढ़ेगा तो ऊपर से इस क्रिया को रोकने के लिए भी हमको उतना ही ज़्यादा दाब लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे विलयन का, उस कंडीशन में दाब भी हमको उतना ही ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो हम क्या कह सकते हैं? परासरण दाब लगाए गए ताप या दिए गए ताप के भी सीधे समानुपाती होता है।
देखिए इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, पाई इज प्रोपोर्शनल टू टी। यदि इसको हम समीकरण नंबर 1 दे दें, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, तो समीकरण 1 व 2 को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं, पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी। सी इंटू टी, दोनों को दोनों समानुपाती है तो सी इंटू टी। ठीक है, देखिए समानुपाती हटाएंगे, बराबर लगाएंगे तो पाई इज इक्वल टू सी इंटू एस इंटू टी। सी इंटू एस इंटू टी, नया क्या आया तो एस, समानुपाती हटाया बराबर लगाया, इसके लिए हमने क्या लगाया एस, यानी कोई स्थिरांक लगाया, कोई एक कांस्टेंट लगाया। वो कांस्टेंट क्या है एस। एस क्या है यहां, एस क्या है एक स्थिरांक जिसका मान किसके बराबर होता है, गैस नियतांक। गैस नियतांक R के समान होता है। R बराबर गैस नियतांक है 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है इसका मान। 11th क्लास में हमने पढ़ा था आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण जब निकालते हैं तो उसके लिए हम 4 नियम काम में लेते हैं, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, आवोगाद्रो का नियम और गैल-लुसैक का नियम। इन नियमों से मिक्स करके एक अलग समीकरण निकाली जाती है जिसे कहते हैं आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, पीवी बराबर एनआरटी। तो वहाँ जो आर काम में लेते हैं वो है गैस नियतांक। गैस नियतांक ही जो है उसका मान है 8.314 और यही मान किसका होता है एस का, जो यहाँ कांस्टेंट काम में लिया जाता है। इसलिए इस समीकरण को बदल के हम ये भी लिख सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि पाई इज इक्वल टू सी आर टी। पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां सी क्या है, अब देखो सी का मान रखते हैं हम, क्योंकि सी इज इक्वल टू एम। सी इज इक्वल टू एम मोलरता है यहाँ पर, और मोलरता क्या होती है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। और विलेय के मोलों को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन बी से। बी हम विलेय लेके चलते हैं, याद करो, तो एन बी अपॉन वी। वी किसमें, लीटर में। किसमें लेते हैं, लीटर में। ठीक है, इस मान को हम यहां रखते हैं तो हम क्या हो जाए, क्या कह सकते हैं, अतः पाई इज इक्वल टू एन बी अपॉन वी आर टी। या हम बोल सकते हैं पाई वी इज इक्वल टू एन बी आर टी। एन बी आर टी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? देखिए समीकरण एक तो हमारे पास ये आई है, ठीक है। इस समीकरण को हम अगर बात करें तो ये इसको रख देते हैं अपन 3 नंबर और इसको रख देते हैं 4। ठीक है, तो यहाँ जो समीकरण 3 और जो 4 है, समीकरण 3 और जो 4 है वो दोनों समीकरण हमारे पास न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए काम आएंगे। एक और समीकरण आएगी 5 नंबर, अभी निकालेंगे अपन, अणुभार ज्ञात करना। ठीक है, तो 3 और 4 जो है इन दोनों की हेल्प से हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। एक और आएगी 5वीं, उसके द्वारा भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। मैं दोबारा बता देता हूँ कि 2 नियम दिए हमने। एक तो वन टॉप बॉयल नियम, जिसके अनुसार क्या होता है कि किसी भी विलयन का परासरण दाब उस विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। ये लिख दिया। वन टॉप ताप दाब नियम क्या है कि किसी भी विलयन को का परासरण दाब उस विलयन के को दिए गए ताप के समानुपाती होता है।
ये लिख दिया। समीकरण 1 और 2 को मिला के हमने बना दिया पाई इज इक्वल टू सी टी, सी इंटू टी। ठीक है, अब सी और इंटू टी यानी कि परासरण दाब का जो ये फॉर्मूला आया, इसमें से समानुपाती हटाएं और बराबर लगाएं तो एक स्थिरांक लगाना पड़ेगा। वो स्थिरांक क्या है? एस। एस क्या है? एक ऐसा स्थिरांक है जिसका मान गैस स्थिरांक आर के समान होता है, इसलिए एस की जगह पे हम आर भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात? आर का मान ये दे रखा है अपन को, न्यूमेरिकल में भी दिया जाता है। ये बना दिया समीकरण। ठीक है, इसको आर जो सी है, सी यहाँ पे क्या है? मोलर सांद्रता यानी मोलरता। अगर मोलरता का यहाँ पे मान रखें, सूत्र रखें तो NB अपॉन V लिख दिया, कंप्लीट हो गया। एक चीज ध्यान रखनी है कि यदि हमको इस तरह से समीकरण काम नंबर 4 काम में लेनी पड़ी कभी, यदि हमको 4 नंबर समीकरण कभी भी काम में लेनी पड़ी, तो उसके लिए एक चीज ध्यान रखना कि V जो आयतन है वो हमको लीटर में ही लेना है। अगर ml में दिया गया है तो विशेष ध्यान रखने वाली बात क्या है कि उस आयतन को ml को यानी ml को लीटर में बदल देना है अगर ml में दिया गया है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? और ml को लीटर में कैसे बदलते हैं? जो भी आयतन दिया गया उसको 1000 से भाग देकर। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? इसको उतार लो एज इट इज, वीडियो पॉज करो और उतार लो। आगे चलते हैं। ठीक, देखिए अब हमारा अगला टॉपिक आता है परासरण दाब एवं विलेय के अनुभार में संबंध। ये वाला टॉपिक हमने देखो चारों अनुसंख्यक गुणधर्मों में किया है। चारों अनुसंख्यक गुणधर्म यानी कि एक तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, उसमें भी अपन ने विलेय का अनुभार निकाला था। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी द्वारा भी एमबी निकाला था, और हिमांक में अवनमन जो है उसमें डेल्टा टीएफ का भी अपन ने एमबी के साथ संबंध देखा था, एमबी निकाला था, विलेय का अनुभार। और यहाँ पाई यानी परासरण दाब से भी अपन एमबी निकालेंगे, परासरण दाब सॉरी विलेय का अनुभार। देखिए हम जानते हैं कि पाई वी इज इक्वल टू एन बी आर टी, समीकरण नंबर 4। देखिए क्लियर, ये अभी अपने पास निकल के आया था। क्योंकि एन बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बटे एम बी, बोलो ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं? विलेय कोई भी मोल जो होते हैं, किसी भी विलेय या विलायक के जो मोल होते हैं, किसी भी पदार्थ के मोल होते हैं, वो क्या होते हैं? भार बटे अणुभार। जिस पदार्थ के हम मोल निकाल रहे हैं उसका भार बटे उसका अणुभार या परमाणु भार क्या कहलाता है? उसके मोलों की संख्या। अब बी क्या है यहाँ पे? विलेय। तो विलेय के मोलों को हमने क्या लिख दिया? एन बी। तो एन बी के का मान क्या होगा? उसी बी के का भार और बी का अणुभार, दोनों का अनुपात। ठीक है, तो एन बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बटे एम बी। चलो मान रख देते हैं इसमें। तो पाई वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी आर टी, या एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी आर टी अपॉन पाई वी। ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 5, जिसकी अब अभी हम बात कर रहे थे कि 5वां समीकरण एक और आएगा। ठीक है, इसके द्वारा हम एमबी यानी कि परमाणु भार या अणुभार हम निकाल सकते हैं, किसका? विलेय का। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं अपन कि यदि V यानी कि आयतन
ml में दिया गया हो, तो क्या करेंगे, mv इज इक्वल टू WB इंटू R इंटू T अपॉन पाई इंटू V। अब V किसमें दिया गया है, ml में, तो उसको लीटर में बदलने के लिए क्या देंगे, इसमें 1000 का भाग देंगे, उस 1000 को अपन आगे ले जाएंगे, ये लीजिए। ये फॉर्मूला कोई विशेष याद करने की आवश्यकता नहीं है हमको, क्योंकि देखो जब भी कोई फॉर्मूला कोई भी न्यूमेरिकल जब दिया जाता है तो उस न्यूमेरिकल में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया गया है। अगर हमको आयतन पहले दिया गया है, ml में दिया गया है, तो वहीं उसको लीटर में बदल दो ना, और जो लीटर में बदला हुआ मान है उसको एज इट इज 5 नंबर समीकरण के अंदर रख सकते हो। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको अलग से कोई लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बताया है मैंने कि अगर ml में दिया है तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये टॉपिक हो गया हमारा परासरण दाब का कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद नीचे हम लिख ही देंगे कि mg क्या है, wb क्या है, r क्या है, t क्या है, पाई और v क्या क्या है, नीचे एक बार लिख देंगे, ठीक है। चलो, ये टॉपिक कंप्लीट परासरण दाब। अब हमारे चारों अनुसंख्यिक गुणधर्म कंप्लीट हो गए हैं। परासरण दाब का एक न्यूमेरिकल अभी मैं करवा देता हूँ एक सोल्व, ठीक है। इसको एक बार उतार लो, वीडियो पॉज करके। ये लीजिए, ये है अपना न्यूमेरिकल, ठीक है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया के m/10 विलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें हमको दे क्या क्या रखा है, वो सबसे पहले तो नोट करना है हमको कि हमको टेम्परेचर दे रखा है। क्या क्या दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और हमको मोलरता दे रखी है, यानी सांद्रता दे रखी है 1/10, ठीक है, 1/10 m यानी मोल प्रति लीटर। और हमको दे रखा है विलेय। विलेय क्या दे रखा है, विलेय यूरिया। विलेय क्या दे रखा है, यूरिया। चलिए, इसके बाद हमको देखना है परासरण दाब ज्ञात करना है। किस तरह से ज्ञात करेंगे, देखिए परासरण दाब ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या लगाना है हमको, पाई इज इक्वल टू CRT या पाई इज इक्वल टू MRT, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया था कि C क्या है, कंसंट्रेशन, कौन सी, मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसको हम M भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि इसमें दिया क्या क्या है, क्या हमारे पास सब कुछ है। तो देखिए हमको दे रखा है C, हमको दे रखा है T, और हमारे पास R नहीं है। तो R की वैल्यू हमने पहले देखी थी, R क्या होता है 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, ठीक है। तो ये हमारा R का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो अब शुरू करेंगे, क्या मान रखेंगे, 1/10 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर दे रखा है हमको 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और 27 डिग्री सेंटीग्रेड को हम केल्विन में बदलेंगे तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड और 300 केल्विन निकल के आता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड में, 300 केल्विन, ठीक है, इंटू 300 कर देंगे यहाँ पे। चलो, अब जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास आ जाएगी। क्लियर, कितना आएगा, ये आ गया अपना 2 3 एकम 3 और 1 4, 3 3 9 और 3 8 24, ये 0 एक और लग जाएगा, तो ये हो गया 249.42, यही आएगा क्या, एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। चलो, क्लियर हो गया ना, ये हमारा आंसर कंप्लीट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है दूसरा, 4% यूरिया विलयन एक अन्य कार्बनिक यौगिक A के 12% विलयन का समपराशरी है, यौगिक A का अणुभार ज्ञात कीजिए।
अब देखिए यहाँ एक नया शब्द आया है समपराशरी। समपराशरी से मतलब क्या है? समपराशरी का मतलब होता है कि जब कोई दो विलयन जिनका परासरण दाब समान होता है उसे कहते हैं अपन, उन दोनों विलयनों को एक दूसरे का क्या कहते हैं? समपराशरी। कभी भी किसी एक विलयन को समपराशरी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो दो अलग अलग विलयन हैं, दोनों का परासरण दाब समान है, यानी कि ऐसे दो विलयन जिनको उसमें चित्र में अपने में दोनों साइड अर्धपारगम में झिल्ली के दोनों साइड भर दिया जाए, दोनों अलग अलग विलयनों को, और परासरण की क्रिया नहीं हो, यानी कि विलायक के कण न तो एक साइड से दूसरी साइड जाए, यानी कम एक विलयन से दूसरी साइड या दूसरे से एक साइड बिल्कुल नहीं जाए, यानी परासरण की क्रिया नहीं हो, वो दोनों विलयन एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? समपराशरी। ठीक है। अब दो शब्द और बता देता हूं अब तुम्हें यहाँ पे, कि यदि मान लीजिए दो विलयन है हमारे पास, ठीक है, उनमें से एक विलयन का परासरण दाब कम है दूसरे की तुलना में, तो हम उसे क्या कहेंगे? अल्प पराशरी। और जिसका परासरण दाब ज्यादा है उसे क्या कहेंगे? अति पराशरी। क्लियर हो गई? तो तीन शब्द बताए हैं तुम्हें, समपराशरी, अल्प पराशरी और अति पराशरी। ठीक है, मतलब जिनका परासरण दाब अगर मान ली दो विलयनों का परासरण दाब समान है तो समपराशरी, यदि एक का कम है तो अल्प पराशरी, और ज्यादा वाले को क्या कहेंगे अपन? अति पराशरी। चलो, दोनों क्लियर हो गए? ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 4% यूरिया विलयन दे रखा है हमको, एक अन्य कार्बनिक यौगिक ए के 12% विलयन का समपराशरी है। ठीक है, यौगिक ए का अणुभार ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। देखिए, हमारे पास दो पदार्थ दे रखे हैं, एक तो दे रखा है हमको यूरिया। क्या दे रखा है? यूरिया। तो चलो इस सवाल को सोल्व करते हैं अपन। ठीक है, तो हमको दो पदार्थ दे रखे हैं। कौन कौन से पदार्थ दे रखे हैं हमको? एक तो दे रखा है यूरिया, यूरिया, ठीक है, और दूसरा दे रखा है कोई भी ए। ठीक है, अब यूरिया और ए का कोई भी एक जलीय विलयन बनाया है, इसका तो बनाया है हमने 4% और इसका बनाया हमने 12%। ठीक है, ये दोनों के दोनों विलयन कौन से हैं? ये कौन से हैं? W/V, क्योंकि देखो यूरिया कैसा होता है? ठोस होता है। ठीक है, W/V के हिसाब से अपन इसको सोल्व करेंगे। W यानी कि तुम्हें 4 मानना है और V कितना है? 100 ml मानना है, यानी कि आयतन हमको 100 ml मान के चलना है। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसका परासरण दाब निकाल के देखते हैं। π1 = WB/RT/MB/V, चेक कर सकते हो। ठीक है, और π2 is also equal to WB/RT/MB/V। ठीक है, अब हमको क्या दिया है? इधर 4% दिया है, इधर 12% दिया है, यानी कि विलयन का आयतन हमको कितना मानना है? 100 ml, 100 ml मान के चलना है। तो इसलिए ml में मानेंगे तो इसको हम अभी से ही 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आयतन को यहाँ पे सूत्र में रख देते हैं ml में, जिससे अपन आगे कंटिन्यू सोल्व कर सकें। ठीक है, चलिए उसके बाद हम करते हैं, इनके मान रखते हैं। WB कितना दे रखा है यूरिया के लिए? 4 ग्राम। ये लीजिए, WB कितना दे रखा है हमको? 4 ग्राम। इनटू R कितना है? R दे रखा है क्या यहाँ पे? नहीं दे रखा। R दोनों के लिए सेम रहेगा तो हम इसको R ही रख देते हैं, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है हमको कुछ करने की सोल्व। ठीक है, T दोनों के लिए सेम है तो T एज इट इज रख देते हैं। ठीक है, MB यूरिया का अणुभार निकाल के देखेंगे, NH2CONH2 देखिए, हम यूरिया का अणुभार निकाल के देखते हैं। NH2CONH2, जब इसका अणुभार निकालेंगे अपन तो वो निकल के आता है 60। कितना निकल के आता है? 60। निकाल के देख सकते हो तुम लोग। देखिए, नाइट्रोजन कितना होता है? 14, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, इन सबको जोड़ के टोटल निकल के आता है हमारे पास 60। ठीक है, तो चलो अब हम रख देते हैं इसका वैल्यू 60 यहाँ पर। ये लीजिए, इसके बाद V कितना दे रखा है हमको? 100 × 1000।
ठीक है। एज इट इज यहाँ करना है हमको, पाई टू इज इक्वल टू डब्ल्यू कितना दे रखा है 12 ग्राम, आर और टी को हम एज इट इज रख देंगे। एम बी हमसे पूछा गया है, एम बी हमसे पूछा गया है, और वी कितना है वही 100 रखना है इंटू 1000। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको जो दिया गया था वो तो हमने एज इट इज रख दिया। ठीक है। अब क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है समपराशरी। समपराशरी का मतलब होता है पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। और जब इन दोनों को हम बराबर करके देखते हैं तो क्या होगा, देखिए 4 इंटू आर इंटू टी अपॉन 60 इंटू 100 इंटू 1000 इज इक्वल टू 12 इंटू आर इंटू टी अपॉन एम बी इंटू 100 इंटू 1000। क्लियर। अब देखिए टी से टी कट गया, ये लीजिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं। आगे तो सॉल्व करना हम जानते ही हैं। टी से टी कट गया, आर से आर कट गया, ठीक है, और 100 से 100 कट गया, 1000 से 1000 कट गया। अब बचा जो भी कुछ है उसको हम यहाँ लिख देते हैं एक साइड में, ये लीजिए। अब क्या होगा कि 4/60 इज इक्वल टू 12/MB। तो MB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 इंटू 60, 12 इंटू 60/4 कितना आ जाएगा, 4 × 12 6 × 18 180। ये हमारा आंसर निकल के आ गया 180। चलो यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, दोनों विलियनों के लिए हमने फॉर्मूला जमाया, फॉर्मूला जमाने के बाद पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 कर दिया। क्लियर। ये दोनों के दोनों हमारी बुक के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं, सॉल्व क्वेश्चन दे रखे हैं, जो एग्जाम्पल के तौर पे दे रखे हैं, वो दोनों मैंने तुम्हें सॉल्व करवाए हैं। ठीक है। अब बुक के पीछे की साइड भी कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनमें से एक क्वेश्चन है उसको अपन सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आ गया तीसरा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो तो सबसे पहले तो ये देखो कि हमको दे क्या रखा है, प्रोटीन दे रखा है जो जल में घुला हुआ है, यानी कि विलेय कौन है प्रोटीन और विलायक कौन हो गया जल। सबसे पहले माइंड सेटअप हमने ये कर लिया। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि प्रोटीन का कितना ml या कितना लीटर जलीय विलयन दे रखा है, 0.21 लीटर विलयन दे रखा है जलीय विलयन। ठीक है। उसमें 1.26 ग्राम क्या दे रखा है प्रोटीन, यानी कि हमको क्या क्या दे रखा है, देखिए हमको क्या क्या दे रखा है, B दे रखा है 0.21 लीटर, और WB यानी प्रोटीन का जो ग्राम दे रखा है, भार दे रखा है 1.26 ग्राम दे रखा है। ठीक है। टेम्परेचर दे रखा है हमको 300 केल्विन। ठीक है। और पाई दे रखा है परासरण दाब, वो दे रखा है हमको 2.57 इंटू 10⁻³ बार में दे रखा है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, इसलिए हमको देखो यहाँ पे R का मान जो दे रखा है, जो गैस नियतांक का मान दे रखा है, वो कुछ अलग दिखेगा अपन को, 8.314 नहीं दिखेगा, लीटर बार प्रति मोल प्रति केल्विन। देखिए ये अलग है, इसको देखो यहाँ पे आर का जो मान दे रखा है वो हमको अलग दे रखा है। बोलो साहब अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था कि 8.314 होता है, लेकिन वहां मात्रक चेक करो, वहां बताया था जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, यहाँ मात्रक अलग है। विशेष ध्यान देना इस बात पे, मात्रक चेंज हो गया, मान चेंज हो गया। ठीक है। इसके लिए 11th क्लास में तुम्हें बताया हुआ है कि आर के अलग अलग मान भी होते हैं। अगर इसको अपन जूल के बजाय कैलोरी में लें तो कुछ और मान होगा, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है।
चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपन। अब क्या पूछा गया है, मोलर द्रव्यमान पूछा है प्रोटीन का। तो mb इज इक्वल टू WbRT अपॉन पाई इंटू v। जरा देख के बताइए कि सारी चीजें हमारे पास है क्या, WB है, R है, T है, पाई भी हमारे पास दे रखा है और आयतन यानी V भी दे रखा है। अब विशेष ध्यान देने वाली बात क्या है कि V हमारे पास जो दे रखा है वो लीटर में है, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है। तो वैल्यू रख देते हैं अपन अब इसकी। देखिए MB क्या हो जाएगा, अब WB रखा हमने 1.26, R का मान रखा हमने 0.08, ठीक है। ये पूरा मान होता है 0.0821, 821 ध्यान रखना, लेकिन उसको 21 को नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो जो दे रखा है वो लिखना है। T क्या है हमारे पास 300 केल्विन अपॉन पाई कितना दे रखा है हमको 2.57 इंटू 10⁻³ और V कितना दे रखा है 0.21, ठीक है। हमारे पास जो भी आंसर आएगा इसको अब सोल्व करेंगे, जो भी मान आएगा वो क्या होगा हमारा आंसर। क्लियर हो गई बात। अब इतना तो हम भी सोल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ तक तो थी केमिस्ट्री, आगे तो मैथ है, तो मैथ तो हम कर ही सकते हैं। चलो तो ये कुछ क्वेश्चन हमने न्यूमेरिकल के तौर पे देखे हैं, ठीक है। तो इनको अपन को सोल्व करना है। विशेष ध्यान क्या रखना है हमको कि सबसे पहले विलेय और विलायक पहचानो, फिर जो दिया गया है वो लिखो और फिर आराम से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चलो ये हमारे चारों अणुसंघ के गुणधर्म कंप्लीट हो गए, ठीक है। अगर मान लीजिए अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। ये हमारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं चारों। अब अगला टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा असामान्य आणविक द्रव्यमान, असामान्य अणुभार, ठीक है। असामान्य अणुभार यानी कि अब तक जो हमने MB निकाला था, ध्यान दीजिए, अब तक जो हमने MB निकाला था फॉर्मूला से निकाला हो या हमने डायरेक्ट सॉल्व करके निकाला हो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने यूरिया का निकाला था, सूत्र रखा, फॉर्मूला रखा और फॉर्मूला से हमने प्लस कर करके निकाल दिया MB, या हम इस तरह से जो ये हमारे पास दे रखा है फॉर्मूला अणुसंघ के गुणधर्मों वाला उससे निकाले MB। तो कैसे भी निकालो वो था हमारे पास सामान्य अणुभार, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम जैसे मान लीजिए एक बात करते हैं NaCl की, NaCl मान लीजिए हमारे पास कितना होता है इसका अणुभार 58.5, निकाल के देखेंगे, सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5। तो जब NaCl का अणुभार निकालते अपन डायरेक्ट निकालते हैं तो आता है 58.5, लेकिन यदि हम अणुसंघ के गुणधर्म के हिसाब से निकालें, ठीक है, यानी प्रयोग द्वारा निकालें तो वो हमारे पास कुछ अलग निकल के आता है, ठीक है। क्यों निकल के आता है, उसका रीजन क्या है। पहली बात तो वो जो अलग निकल के आया है उसी को कहते हैं अपन असामान्य अणुभार, ठीक है। अब वो क्यों निकला, अलग क्यों आया, ये जानेंगे अपन अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में, ठीक है। अगली क्लास के लिए तैयार रहें, ठीक है। चलो ये कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक, ठीक है।